बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का राजर्षि क्लासेस पे। मैं प्रिया आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ लेसन प्लान, जिसका लेसन प्लान का जो ओवरऑल फॉर्मेट है उसको हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उस वीडियो को जाके वहाँ से लेसन प्लान का ओवरऑल फॉर्मेट क्या होता है, कहाँ पे कौन से स्टेप्स को हमें रखना है, किस प्रकार से हमें चीज़ों को याद करनी है, उस वीडियो में मैंने कम्प्लीटली आपको एक एक चीज़ डिटेल में समझाई है। तो आप पहले उसको देख लें। उसके बाद ये लेसन प्लान का ये एग्जाम्पल रहने वाला है कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या आप कैसे लेसन प्लान को राइट करेंगे पूरे एक एक चीज़ों के साथ। तो स्वागत है आप सभी लोगों का। बट उसके पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल राजर्षि क्लासेस पर विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले जो वीडियो है उसके नीचे रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि भविष्य में इस प्रकार की जो यूज़फुल वीडियोस हैं वो आप तक सबसे पहले पहुँचें। इसके साथ ही अगर आपको ये लेसन प्लान की वीडियो अच्छी लगे, समझ में आए तो वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक लर्नर्स तक इसको शेयर ज़रूर करें। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको उसमें भी बताया था कि लेसन प्लान का क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है कि राइट एनी वन लेसन प्लान ऑफ द प्रोज इन योर सिलेबस, या फिर जो आपके स्कूल के उसमें है तो आप किसी भी क्लास का बना सकते हैं। पहली चीज़ आपको एग्ज़ाम में बॉन्ड करता है अगर कि प्रोज का बनाना है या पोइट्री का। तो यहाँ पे मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ कि प्रोज और पोइट्री के उसमें जो है थोड़ा सा डिफरेंस होता है जब आप प्रोज का बनाते हो, जब आप पोइट्री का बनाते हैं, सिर्फ लिखने में। बाकी और किसी चीज़ का खासा उसमें अंतर नहीं होता है। तो चलिए बिना देर किए हम अपने लेसन प्लान को सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डेफिनेशन के साथ इसकी शुरुआत करेंगे कि लेसन प्लान क्या होता है। तो देखिए लेसन प्लान क्या होता है, सिक्वेंशियल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीचिंग एक्ट्स। क्या होता है ये सिक्वेंशियल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एक सीक्वेंस में चलने वाला ऑर्गेनाइजेशनल जो है टीचिंग एक्ट्स जो आप पढ़ाते हैं, या फिर इवेंट्स दैट आर प्लान, वैसे इवेंट्स जो प्लान होते हैं। तो आपको पता है कि लेसन प्लान तो हम जब पढ़ाने जाते हैं उसके पहले ही बना चुके होते हैं। तो इसीलिए तो क्या है ये सिक्वेंशियल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीचिंग एक्ट और इवेंट दैट आर प्लान। तो बहुत सारे बच्चे ना अगर लेसन प्लान उनको बनाने तो आता है बट अगर उनसे कोई पूछ दे कि लेसन प्लान का मतलब क्या होता है तो शायद कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि जब आपसे पेपर में पूछा है तो कम से कम आप इंट्रोडक्शन की 2 से 3 लाइन लेसन प्लान के ऊपर ज़रूर लिखें। समझ में आ रही है बात? तो इसीलिए इसको समझना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप कहीं इंटरव्यू में भी जाते हैं तो लेसन प्लान से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो बहुत ज़रूरी है कि आपके पास थोड़ा बहुत कंटेंट हो। तो देखिए टीचिंग इज़ ऑर्गेनाइज्ड इन 3 फेजेस। जैसा कि हम सबको पता है कि टीचिंग जो है वो 3 फेजेस में होती है। कौन कौन सी है वो? फर्स्ट है आपकी प्री एक्टिव, सेकेंड है आपकी इंटरएक्टिव और थर्ड है आपकी पोस्ट एक्टिव स्टेज। ये जो 3 फेजेस है, प्री वाले में पहले होता है, इंटर वाले में जब क्लासरूम में होते हैं और पोस्ट वाले में आपका जो है लास्ट में होता है। ठीक, तो ये जो आपके 3 फेजेस ऑफ टीचिंग है आप इसको अपने लेसन प्लान में इंक्लूड करके अपने आंसर को और इफेक्टिव बना सकते हैं। इसके साथ ही लेसन प्लान क्या है आपका? लेसन प्लान इज अ गाइड। ये एक गाइड मैप, जैसे गाइड होता है ना कि जो एक एक चीज़ों को बताता है कि अब क्या करना है, उसके आगे क्या करना है, इन चीज़ों को। सो लेसन प्लान इज अ मैप, गाइड मैप और ब्लू प्रिंट, एक तरीके से खाका है ऑफ द एक्शंस इन द क्लास फॉर 1 पीरियड। ठीक, जो कार्य आप एक क्लास के अंदर करने वाले हैं उन सभी चीज़ों का ये क्या होता है? एक तरीके से खाका होता है, डिज़ाइन होता है। देयर आर डिफरेंट अप्रोचेस फॉर अ लेसन प्लान। और एक लेसन प्लान को प्रिपेयर करने के लिए आप जिस अप्रोच के साथ आप रहें, आप ब्लूम का भी अप्रोच है, हर्बेटेरियन अप्रोच है, बहुत सारे लोगों का अप्रोच है। ठीक है, तो आपको जिसका भी बेटर लगे आप उसके अप्रोच के साथ जा सकते हैं। ठीक, तो बहुत सारे अप्रोचेज हैं, आप कुछ के नाम लिखना चाहें तो आप नाम भी लिख सकते हैं। अदरवाइज इतना जो है आपका इतना लाइन आपके इंट्रोडक्शन के लिए काफ़ी है, क्योंकि आपका लेसन प्लान भी लेंदी होता है तो आपको सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। तो आइए अब हम लेसन प्लान देखते हैं। दिस लेसन प्लान इज़ फॉर पोइट्री। हम इस लेसन प्लान को पोइट्री के लिए रखेंगे, फिर आपको मैं प्रोज में क्या अंतर है उसको भी बताऊँगी। तो सबसे पहले तो मैंने आपको ये बताया हुआ है कि आपको सबसे पहले जो चीज़ लिखनी है वो क्या होती है? स्टार्टिंग का ये जो नेम, डेट, क्लास, सब्जेक्ट, ड्यूरेशन, टॉपिक, सब्जेक्ट, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है। अब ये लिखनी है तो जैसे मैंने इसको 2 साइड लिखा है ना, 3 इधर लिखा है, उसके बाद 3
4 इधर। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, वरना आप एक और चीज़ कर सकते हैं कि आप यहीं पे लाइन से पूरे के पूरे सातों के सातों को आप लाइन से लिख दें एक ही साथ। और हमेशा याद रखिए कि लेफ़्ट से ही आप लिखेंगे, राइट से नहीं लिखेंगे, हमेशा लेफ़्ट से ही लिखेंगे, ठीक है। इस बात को भी आप याद रखिए। इसके साथ ही अब ये जो याद करने का है, ये मैंने अपने पहले वाले वीडियो में बताया है कि आप कैसे इसको याद करेंगे। तो आपको याद करने का सबसे आसान तरीका क्या है कि सबसे पहले तो नेम ऑफ स्कूल है, तो आप स्कूल का नाम है तो आप एस से इसको कर लीजिए। सबसे पहली चीज़ कि आप इसको क्या कर लीजिए, एस ऐसे ही रख लीजिए। उसके बाद आप DCP, एस स्कूल का नेम है, DCP याद रखिए, और दूसरा आप DST याद रखिए, DST, DCP DST, एस DCP DST। क्या है ये, एक पहला जो एस है ये क्या है, स्कूल के लिए यूज़ कर रहे हैं। डी जो है ये आपका डेट है, उसके बाद क्लास है, उसके बाद पीरियड है, ठीक। ड्यूरेशन, सब्जेक्ट, टॉपिक। अब ये आप जो भी लेते हैं तो यहाँ हमारा पीरियड जो भी आप माने वो हो सकता है। सब्जेक्ट आपका जो भी है इंग्लिश है तो इंग्लिश ले लेंगे। टॉपिक आपका जो है वो क्या है, आपका हो जाएगा आवर कैजुअलिना ट्री, जो पोयम हम इसमें लिखने वाले हैं, ठीक। तो ये आप ट्रिक से याद कर सकते हैं ताकि कोई भी पॉइंट आपका छूटेगा नहीं और आप आसानी से जो है एग्जाम में कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कुछ जनरल ऑब्जेक्टिव्स की। जनरल ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं, जैसे मैंने उसमें जब आपको बताया था तो मैंने आपको एग्जाम्पल लेकर बताया था बट लिखा नहीं था मैंने आपको बता रही थी कि जनरल ऑब्जेक्टिव इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद द सब्जेक्ट। जो पूरे के पूरे इंग्लिश अगर आप ले रहे हैं तो पूरे इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड था। तो यहाँ देखिए मैंने कुछ जनरल ऑब्जेक्टिव्स को लिखा हुआ है, 5-6 जो भी हैं, आप मिनिमम 3 या 4 और मैक्सिमम 6-7 तक ही लिखिए, उससे ज़्यादा मत लिखिएगा। देखिए, टू इनेबल द स्टूडेंट टू रिसाइट एंड एंजॉय एंड द म्यूजिक एंड फील फॉर इट, ये आपका पहला जनरल ऑब्जेक्टिव रहने वाला है। कोई ऐसा नहीं कि फिक्स है कि नहीं यही सिर्फ होगा, इसके अलावा भी आप अपने से भी क्रिएट कर सकते हैं, जो आपको इजी पड़े आप उसको ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो पहला क्या है आपका, टू इनेबल स्टूडेंट्स टू रिसाइट एंड एंजॉय द म्यूजिक एंड फील फॉर इट, उसको एंजॉय कर सकें और फील कर सकें। ये पोइट्री की क्या है खासियत है, ये उसका सामान्य उद्देश्य है। टू डेवलप इमेजिनेशन पावर ऑफ स्टूडेंट, बच्चों की जो कल्पनाशीलता है, जो कल्पना करने की शक्ति है, उसको हम क्या कर सकें, बढ़ा सकें इस पोइट्री के माध्यम से, ठीक। टू इनेबल students to appreciate the beauty rhyme and style of the poem, ठीक है। ब्यूटी को कर सके, राइम को कर सके और इसको क्या कर सके, पोएम के स्टाइल को क्या कर सकें, अप्रिशिएट कर सकें। ये भी आपका जो है एक जनरल ऑब्जेक्टिव है। स्टूडेंट्स लर्न द प्रोनाउंसिएशन ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, इसके साथ ही उसका एक और है, वो ये है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो डिफ़िकल्ट वर्ड्स, जो कठिन शब्द होते हैं पोएम के, जो शब्दों को प्रोनाउंस करना डिफ़िकल्ट होता है, उसके वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन को क्लियरली जो है कर सकें। टू डेवलप द एस्थेटिक सेंस ऑफ स्टूडेंट, साथ ही साथ बच्चों के अंदर जो एस्थेटिक सेंस होता है उनका, उसको हम डेवलप कर सकें, ठीक। तो ये आपके कुछ क्या थे, जनरल ऑब्जेक्टिव्स थे। क्या हैं, जनरल ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मैं आपको फिर से कह रही हूँ कि ऐसा नहीं कि सिर्फ यही है, इसके अलावा आप किसी और बुक से अगर पढ़ रहे हैं उसमें भी अगर आपको कुछ मिलते हैं जो आपको ईजी लगे आप वो लिख सकते हैं, कोई इसमें उसकी बात नहीं है, ठीक। तो अब हम इसके बाद देखेंगे क्या, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। जैसा कि आपको पता है कि स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव किसका संबंध होता है, कि उस पार्ट से जो आप पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक। जैसे कि आप पोइट्री पढ़ाने जा रहे हैं तो उस पोइट्री को पढ़ने के बाद बच्चे के बिहेवियर में जो चेंज आएगा, अगर आप प्रोस पढ़ा रहे हैं तो प्रोस को पढ़ाने के बाद क्या चेंजेस आएंगे, ठीक। तो ये आपका स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के अंदर आता है। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में जैसे आप लिखेंगे स्टूडेंट विल बी एबल टू, हर में चिल्ड्रन विल बी एबल टू, तो उसको लिखने से कहीं बेटर है कि आप सबसे पहली लाइन में ये चीज़ लिख दीजिए कि आफ्टर स्टडिंग दिस पोएम या प्रोज स्टूडेंट्स या फिर प्यूपल्स विल बी एबल टू। ये लिखने के बाद उसके बाद आपको हर लाइन में ये लगाने की ज़रूरत नहीं कि स्टूडेंट विल बी एबल टू, स्टूडेंट विल बी एबल टू, चिल्ड्रन विल बी एबल टू। आप इससे बच जाएंगे जो बार बार उसका यूज़ होता है, सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग में एक लाइन लिख के कि आफ्टर स्टडिंग दिस पोएम स्टूडेंट विल बी एबल टू। अब उसके बाद आप अपने पॉइंट्स को डायरेक्टली लिख सकते हैं, जैसे लर्न एंड रिसाइट द पोएम रिदमिकली, ठीक है। क्या कर सकते हैं कि पोएम को बच्चे जो है लर्न कर सकते हैं और साथ ही साथ रिसाइट कर सकते हैं रिदम के साथ, विथ प्रॉपर रिदम, ठीक। लर्न द प्रोनाउंसिएशन ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, कि हाउ टू प्रोनाउंस द डिफ़िकल्ट वर्ड्स वो उसको सीख जाएंगे।
कॉम्प्रीहेंड द मीनिंग इन ईच स्टेंजा, मतलब हर एक स्टेंजा का क्या जिस्ट है, क्या मतलब है, उसको वो आसानी से क्या कर लेंगे, कॉम्प्रीहेंड कर लेंगे। क्लियर। इसके बाद अप्रिशिएट द पोएम क्रिटिकली, क्रिटिकली लगा है ना, तो ये क्रिटिकली का मतलब है कि उसके पॉजिटिव एक्सपेक्ट को भी देख पाएंगे और निगेटिव एक्सपेक्ट को भी बच्चा देख पाएगा और पोएम को वो सही तरीके से क्रिटिसाइज कर पाएगा। क्रिटिसाइज का मतलब कभी भी सिर्फ निगेटिव नहीं होता है, अक्सर लोग यूज़ करते हैं कि उसको क्रिटिसाइज लोग कर रहे हैं तो लोग उसको निगेटिव में ही लेते हैं, बट याद रखिएगा लैंग्वेज में क्रिटिसिज्म कभी भी ये नहीं होता है कि सिर्फ निगेटिव होता है, क्रिटिसिज्म इज पॉजिटिव ऑल्सो। क्लियर। तो बच्चा पोएम को क्रिटिकली अप्रिशिएट कर सकेगा। लर्न द राइमिंग वर्ड्स इन ईच स्टेंजा, हर एक स्टेंजा के राइमिंग वर्ड्स को वो पकड़ पाएगा, समझ पाएगा। एक्सप्लेन द पोएम इन देयर ओन वर्ड्स, ठीक, बच्चे जो हैं अपने खुद के शब्दों में उस पोएम को फिर से क्या कर सकते हैं, रिक्रिएट कर सकते हैं, उसमें कुछ एड ऑन कर सकते हैं, कुछ अपनी से चीज़ों को जोड़ भी सकते हैं। क्लियर। तो देखिए जब आप स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव लिखते हैं ना, तो जब आपको जैसे कोई पोएम पता है, आप पहले से आपको पोइट्री क्या है याद है, तो उस केस में तो आपको पहले से याद है, तो वहाँ पे आप एक काम कर सकते हैं कि जैसे आपको पता है कि यहाँ से इतनी इतनी चीज़ें हैं, तो आप उन्हीं चीज़ों को उसके स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में रख सकते हैं कि जैसे कि इस आफ्टर स्टडिंग दिस पोएम, आपने पहले ये वाली लाइन लिख दी, चिल्ड्रन लर्न एंड रिसाइट एंड टेल द मीनिंग ऑफ दिस स्टेंजा, ठीक, वो इसके मीनिंग को बता सकते हैं, इसके डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग को बता सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन को बता सकते हैं, राइमिंग को बता सकते हैं। तो ये जो कुछ है ना, जैसे कि राइमिंग हो गया, ठीक, क्रिटिकली उसको कर ले रहा है, प्रोनाउंसिएशन बता ले रहा है, मीनिंग बता ले रहा है, रिसाइट कर ले रहा है, सिर्फ इन की पॉइंट्स को पकड़िए। उसके बाद आपका काम आसान, आपको सिर्फ ऊपर की ये लाइन लिखनी है और उसके बाद आप आसानी से अपने स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को पेपर में राइट कर सकते हैं। ठीक, ये तरीका है कि जो आपके अंडरस्टैंडिंग को भी बढ़ाएगा, क्योंकि अब आप चूंकि बीएड का पेपर दे रहे हैं या फिर आप किसी में भी आपके लेसन प्लान अगर पूछ रहा है, तो बीएड बीटीसी डीएलएड जो भी आप कर रहे हैं, तो आप एक टीचर बनने जा रहे हैं, तो आप थोड़ा रोट मेमोराइजेशन को थोड़ा दूर करिए और चीज़ों को उसके साथ रिलेट करके जोड़ने की कोशिश करिए। इसीलिए इन चीज़ों को मैं आपको इतना एक्सप्लेन कर रही हूँ, वरना अगर रटवाना होता तो रटवाने के लिए हम जो है इन चीज़ों को क्या कर सकते हैं, 4 से 5 बार बोलेंगे, ये काम आपका हो जाएगा। लेकिन ज़रूरी ये है कि आप चीज़ों को जोड़ें कि वो चीज़ आखिर हम वहाँ यूज़ क्यों कर रहे हैं। आखिर अगर आपको इनकेस नहीं आता है तो आप कैसे चीज़ों को सही से बनाएंगे। ठीक, तो ये आपका था। इसके बाद टीचिंग एड्स की हमने बात करी। टीचिंग एड्स मतलब कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जो आप बच्चे को पढ़ाने में क्या कर रहे हैं, यूज़ करेंगे। तो कौन कौन सी हैं, तो देखिए सबसे पहले आपका क्या है, रोल अप बोर्ड। रोल अप बोर्ड क्या है, जैसे आपका व्हाइट या ब्लैक कलर का आता है, आप उसको आसानी से बोर्ड को रोल करके जो है बता सकते हैं, इजीली कैरी ऑन होता है, स्कूल कहीं भी आप आसानी से ले जा सकते हैं, दोनों साइड लिख सकते हैं। चार्ट हो गया, आपने कोई चार्ट बना कर ले गए हैं, वो सारी चीज़ें आप दिखा सकते हैं। क्लियर। इसके साथ ही अब हम आते हैं अपने प्रीवियस नॉलेज पे। प्रीवियस नॉलेज का मतलब होता है कि बच्चे का पूर्व ज्ञान क्या है। तो बच्चा देखिए कोरा कागज तो है नहीं, जैसा कि उन्होंने कहा टेबुला रासा में, तो बच्चे को कोरा कागज तो बिल्कुल नहीं मानना, उसकी कुछ ना कुछ प्रीवियस नॉलेज होगी। तो जो भी पोएट्री पोएम आप पढ़ाने जा रहे हैं उसी से एसोसिएटेड कोई प्रीवियस नॉलेज बच्चे की आपको बतानी है। तो जैसे हम ट्री के बारे में बताने जा रहे हैं, तो हम लिख दिए यहाँ पे, क्या लिख दिए हम, कि चिल्ड्रन आर फैमिलियर अबाउट देयर सराउंडिंग। बच्चे को उनके सराउंडिंग के बारे में क्या है, वो फैमिलियर है, उनको पता है अपने सराउंडिंग के बारे में। अब इसके बाद जो आता है वो आपका क्या है, इंट्रोडक्शन। क्या है, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन की जब हम बात करते हैं ना, तो इंट्रोडक्शन का मतलब ये है कि जो आपका बच्चे से आप जो टॉपिक आप पढ़ाने जा रहे हैं उस टॉपिक को कैसे आप बाहर निकलवाते हैं। तो यहाँ पे आप अलग अलग क्वेश्चन पूछेंगे, मिनिमम 3 क्वेश्चन, मैक्सिमम 5 क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं कि बच्चा जिससे क्या हो, उस टॉपिक तक बच्चा कैसे पहुँच रहा है, उस टॉपिक तक कैसे वो जो है अपनी रीच करता है, उसको आप कैसे निकलवाते हैं। आप डायरेक्टली जाके अपने टॉपिक को नहीं बोलते हैं। ठीक, तो देखिए जैसे यहाँ पे मुझे ट्री से रिलेटेड आवर कैजुरीना ट्री, जैसे मैंने माना कि मैंने उसको लिया है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है नेम सम लिविंग थिंग। मैंने बच्चे से पूछा कि कुछ सजीव वस्तुओं के नाम बताइए, तो उसने कहा ह्यूमन, एनिमल, प्लांट्स। अब आपको जिसकी ज़रूरत है आप उसको पुटअप करेंगे कि मुझे तो ट्रीज़ निकल रहा था, लेकिन ट्रीज़ उसने नहीं बोला, तो अब हो सकता है कि वो बोल भी दे, बट यहाँ उसने प्लांट्स बोल दिया, तो प्लांट्स भी तो ट्रीज़ के ही वो होते हैं। तो मैंने अब उससे पूछा कि प्लांट्स, जो इसका आंसर आया है ना, इसके आंसर से ही मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन बनने वाला है। प्लांट्स ऑफ लार्जर साइज आर कॉल्ड, कि प्लांट्स जब बड़े हो जाते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं। तो बच्चे ने बता दिया ट्री कहते हैं उनको। तो मैंने कहा बहुत अच्छे। कैन यू नेम सम ट्री,
क्या तुम कुछ पेड़ों के नाम बता सकते हो? तो उसने अपने ही आसपास के पेड़ों के नाम बताए, जैसे कि बनियान हो गया, आपका नीम हो गया, ठीक इसी प्रकार से उसने और भी नाम बताए, बट जो मेरी पोइट्री से रिलेटेड है उसका नाम उसने नहीं बताया। बता दिया तो यहाँ पे आपका ये खत्म हो जाएगा, ठीक। अगर आपके पोइट्री में जो आपकी ट्री है, बच्चे ने उसको बता दिया, तो आप वहीं पे उसको ख़त्म करके तो आपका आंसर वहीं से निकल आता है कि ठीक है बच्चे ने बोल दिया। ये ज़रूरी नहीं कि पूरा पूरा बच्चा टॉपिक ही आपका बता देगा। तो यहाँ बच्चे ने नहीं बताया, तो फिर मैंने उसको पूछा कि अच्छा ठीक है ये बताइए कि नेम अ पोएम इन विच डिस्क्रिप्शन ऑफ ट्री इज़ यूज्ड। किसी ऐसी पोएम का नाम बताइए जिसमें पेड़ों के बारे में कहा गया है। तो बच्चे ने कोई आंसर नहीं आया, बच्चों को नहीं पता, उनको याद नहीं आया। तो ये मेरे लिए एक प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हो गया। कैसा क्वेश्चन हो गया? प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हो गया। और इसके बाद अब मैं यहीं से अपना क्वेश्चन जो है क्या करूंगी, बंद कर दूंगी। और इसके बाद अब मैं स्टेटमेंट ऑफ एम दूंगी, उद्देश्य कथन दूंगी कि ओके नो प्रॉब्लम चिल्ड्रेन, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द पोएम, या वी विल स्टडी द पोएम, या फिर वी विल रिसाइट द पोएम आवर कैजुरीना ट्री बाय तोरू दत्त। ठीक, क्या कहेंगे हम कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम रिसाइट करेंगे पोएम आवर कैजुरीना ट्री बाय तोरू दत्त। ठीक, फिर से आपको जो पोएम याद हो या जो पोएम आपने बचपन में पढ़ी हो 6, 7, 8 में कोई भी होगी, तो आप उसको भी राइट कर सकते हैं, क्योंकि वो फेमिलियर है आपके लिए। तो आप उस पोएम को ईजिली क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ से अब हमारा स्टार्ट होता है प्रेजेंटेशन वाला सेक्शन। प्रेजेंटेशन जो कि आपके थोड़ा अलग अलग होता है। तो प्रेजेंटेशन वाले सेक्शन में देखिए मैंने आपको बताया था कि आपको 5 जो है कॉलम बनाने हैं, एक सीरियल नंबर का, एक टीचिंग पॉइंट का, एक पीटीए प्यूपिल टीचर एक्टिविटी का, एक स्टूडेंट एक्टिविटी का, और उसके बाद लास्ट में आपका जाता है टीएलएम या टीचिंग एड्स। क्लियर? ये 5 जो है आपको बनाने हैं। यहाँ आपको दिख रहा है मैंने 3 ही बनाए हैं। क्यों? क्योंकि जो टीचिंग पॉइंट्स वाला सेक्शन था ना, जिसको कि हमने किया था, जो टीचिंग पॉइंट वाला था, कि जिसको हमने अलग से कॉलम में किया था कि इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, फिर उसके बाद इमिटेशन, मॉडल रीडिंग हो रही है, फिर इमिटेशन हो रहा है, फिर प्रोनाउंसिएशन देख रहे हैं, फिर राइमिंग देख रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने उसको प्यूपिल टीचर एक्टिविटी में भी ऐसे ही इसी के साथ उसके अंदर ही लिखा हुआ है। तो एक ये भी तरीका है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, और जैसा मैंने उसमें आपको बताया है आप वैसे भी कर सकते हैं। मुझे ज़्यादा इफेक्टिव अगर मैं बोलूँ तो मुझे जो है वो पहले वाला ही लगा। क्यों? क्योंकि उसमें क्या है कि हमारी सारी चीज़ें बहुत क्लियर होती हैं और आपका वो सिस्टमेटिक भी लगता है, आपका मतलब ज़्यादा उसमें स्पेस का भी प्रॉपर यूज़ आप कर लेते हो। अगर आपको ये इजी लग रहा है तो आप ये भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो। मैंने आपको दोनों मेथड बता दिया इसलिए, ताकि इसमें थोड़ा आपका डिफरेंट हो। तो देखिए, अब सबसे पहली चीज़ की इंस्ट्रक्शंस देंगे। दिस पोएम इज डिवाइडेड इनटू 2 स्टैंजा, 3 स्टैंजा, जितने भी स्टैंजा में है आप यहाँ पे सबसे पहले उस चीज़ को बताएंगे। क्लियर? कि ये पोएम जो है इतने स्टैंजा में आपकी है। ठीक, अगर प्रोज होता तो प्रोज जो है आपका इतने पैराग्राफ में है। अब इसके बाद आप लिखेंगे स्टैंजा 1। स्टैंजा 1 आप इसी में लिखेंगे, टीचिंग पॉइंट्स वाले में। अब पोएम की शुरुआत के 2 से 3 शब्द डॉट 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 करके लास्ट का 2 से 3 शब्द। जब आप प्रोज में करेंगे तो प्रोज में भी इस बात को ध्यान रखिएगा कि प्रोज में भी आप इस शुरुआती के कुछ शब्दों को लिख करके डॉट 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 करके लास्ट में भी कुछ शब्दों को आप यहाँ पर लिख देंगे। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ना, लाइक अ ह्यूज पाइथन डॉट 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 नियर द स्टार्स। तो ये आपकी पोइट्री की लाइन है। बस शुरुआत का आपको याद करना है, पूरा के पूरा याद नहीं करना है। यहाँ आपने इतना लिख दिया। अब इसके बाद आप मॉडल रीडिंग दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे? मॉडल रीडिंग। मॉडल रीडिंग हमेशा टीचर ही करता है। टीचर विल प्रेजेंट द मॉडल रीडिंग इन फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट्स। ठीक है? मॉडल रीडिंग क्यों करता है? कि किस चीज़ की क्या प्रोनाउंसिएशन है, कैसे वर्ड्स को पढ़ना है, कैसे रिसाइट करना है। और बच्चे यहाँ पर क्या करेंगे? खाली नहीं रहेगा। याद रखिएगा, ये जो आपका है ना स्टूडेंट एक्टिविटी और टीएलएम, ये खाली नहीं रहेगा। बच्चे भी कुछ ना कुछ करते रहने चाहिए, पैसिव नहीं रखना। तो स्टूडेंट विल लिसन प्रॉपरली। सभी बच्चे बिल्कुल प्रॉपरली तरीके से सुनेंगे कि भाई किसका क्या प्रोनाउंसिएशन हो रहा है। इतना होने के बाद यहाँ आपका लेक्चर मेथड चलेगा, क्योंकि टीचर उस चीज़ को पढ़ रहे हैं, पढ़ के बताएंगे, ठीक, समझाएंगे। इसके बाद आता है इमिटेशन। इमिटेशन का मतलब होता है कॉपी करना। तो इमिटेशन में क्या होगा कि जो प्यूपिल टीचर है विल इंस्ट्रक्ट सम ऑफ द स्टूडेंट फॉर इमिटेशन रीडिंग। कि जो प्यूपिल टीचर हैं वो कुछ बच्चों को खड़ा करिए कि आप खड़े होइए और इमिटेट करिए। आप क्या करिए? चीज़ों को इमिटेट करिए। मतलब कि जो जैसे मैंने पोएम को रिसाइट करा, जैसे मैंने पोएम को रीड करा, आप भी बिल्कुल वैसे ही पोइट्री को क्या करिए? रीड करिए। ठीक। अब आप स्टूडेंट एक्टिविटी में लिखेंगे सम स्टूडेंट विल रीड द पोएम।
कुछ बच्चे खड़े होंगे और वो क्या करेंगे, पोइट्री को रीड करेंगे। ठीक, अब इसके बाद डिफ़िकल्ट वर्ड के मीनिंग पे आप आएंगे, तो यहाँ पे उसी पैराग्राफ या उसी स्टेंजा से रिलेटेड कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड आप लिख देंगे। जैसे मैंने इस पोइट्री के लिख दिया कि रग्ड मतलब स्ट्रॉन्ग, इंडेंटेड मतलब नोचेस या फिर मार्क्स, समिट मतलब हाईएस्ट पॉइंट। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट एक्टिविटी में, जब हम डिफ़िकल्ट वर्ड्स को लिख रहे हैं कि स्टूडेंट विल नोट डाउन इन देयर नोटबुक, बच्चे उसको अपने नोटबुक में राइट करेंगे। और जब आप टीचिंग एड्स में जाएंगे तो यहाँ पे अब आप लिखेंगे यूजिंग चार्ट या फिर शोइंग चार्ट। आप यहाँ पे बच्चों को चार्ट दिखा रहे हैं कि आप लिख करके लाए हैं और आप बच्चों को दिखा रहे हैं और बच्चे उसको देख करके कॉपी कर रहे हैं। समझ में आ रही है चीज़? अब इसके बाद प्रोनाउंसिएशन आप बच्चे को समझाएंगे कि देखो रग्ड है, सबमिट है, तो इसको कैसे पढ़ेंगे, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, रग्ड। ठीक, तो ऐसे हम पढ़ेंगे। उसके बाद सबमिट, सबमिट है तो ये पढ़ेंगे। ठीक, तो ये आप बच्चे को बताएंगे। ठीक, तो रिजिड है, सबमिट है, कैसे आप उसको प्रोनाउंस करेंगे। ठीक है, ये रग्ड यहाँ पे मिस गलती से लिखा गया है, यहाँ पे आपका रिजिड होगा, रग्ड नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या होने वाला है, रिजिड होगा, यहाँ पे रिजिड कर लीजिएगा, रग्ड नहीं होगा, रिजिड है। ये रिजिड का प्रोनाउंसिएशन का वो लिखा है RIGID। ठीक है, रिजिड होगा, इसको सही कर लीजिएगा। इसके बाद अब आप राइमिंग वर्ड्स, देखिए इतना भी आपके लिए काफ़ी है क्योंकि 4 पेज का आंसर है, 2 पेज पहले ही हो जाएगा, प्रेजेंटेशन 1 पेज या 1.5 पेज तक जाएगा ही जाएगा। तो अगर आपके पास स्पेस बच रहा है तब तो आप स्टेंजा 2 पर जाइए, अदरवाइज एक स्टेंजा काफ़ी है, सिर्फ एक ही आंसर नहीं लिखना है हमको लॉन्ग में। अदरवाइज अगर आपको लग रहा है कि नहीं आपकी स्पीड बहुत तेज है, आपको और कंटेंट चाहिए, तो आप राइमिंग वर्ड को ऐड कर सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन को ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज 3 से 4 उसमें काफ़ी हैं। राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं पहले आप उसको बता दीजिए बच्चे को कि द वर्ड्स दैट एंड्स इन सिमिलर साउंड्स आर कॉल्ड राइमिंग वर्ड्स। ठीक है, जिसके साउंड लास्ट में सेम सेम आता है उसको राइमिंग वर्ड कहते हैं। बच्चे की एक्टिविटी में आप दिखाएंगे स्टूडेंट लिसन केयरफुली एंड नोट इट फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड, या फिर जो आपने रोल अप बोर्ड लेकर गए बच्चे उसको ध्यान से सुनेंगे और आपने उसको बोर्ड पर क्या कर दिया, राइट कर दिया, बच्चे उसको देखकर लिखेंगे। और फिर आप वहाँ पे लिख देंगे शोइंग रोल अप बोर्ड, या फिर ब्लैक बोर्ड पे आप समरी यहाँ पे बना करके दिखा सकते हैं। क्लियर? फिर पोएटिक डिवाइस अगर आपको यूज हो, जैसा मैंने कहा स्पेस अगर आपके पास है तब आप इन चीज़ों का यूज़ करेंगे, अदरवाइज आप इसको स्किप कर दीजिएगा। सिमली है तो आप बता सकते हैं कि सिमली है ही फाइट लाइक अ लॉयन, जैसे लाइक है, ठीक है, एज, लाइक, ये सारे क्या है, सिमली हैं। तो आप सिमली को बताएंगे और फिर बच्चों से पूछेंगे कि अब आप भी कोई एग्जाम्पल बताइए, तो आप स्टूडेंट एक्टिविटी में उसको डाल सकते हैं कि यहाँ पे फिर आपने क्वेश्चन पूछ दिया। अब क्वेश्चन जब मैंने पूछा है तो मैंने यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन बेस्ड ऑन एक्सप्रेशन एंड एस्थेटिक वैल्यू। ये जो क्वेश्चन है आपका किससे है, एक्सप्रेशन और एस्थेटिक वैल्यू से रिलेटेड है। ये आपके प्यूपिल टीचर एक्टिविटी के अंदर ही होगा। अब मैंने यहाँ बच्चे से क्वेश्चन पूछा कि मेक अ सिमली फ्रॉम द एबव स्टेंजा, जो अभी आपने स्टेंजा पढ़ा उससे एक सिमली बनाइए। अब स्टूडेंट आंसर करेंगे इन क्वेश्चंस को जो मैंने पूछा है। यूज्ड द वर्ड सबमिट एंड मेक अ सेंटेंस इन योर ओन वर्ड्स, की मतलब वर्ड जो है सबमिट उसका प्रयोग करिए और अपने शब्दों में कोई एक सेंटेंस बनाइए। ट्रू और फॉल्स बताइए कि बर्ड रिपोज इन ट्रीज, क्या ये सही है या गलत। और TLM में या फिर टीचिंग एड में क्या लिखाएगा आपका कि यहाँ पे कौन सी स्किल चल रही है, भाई क्वेश्चनिंग स्किल चल रही है। कौन सी स्किल चल रही है, क्वेश्चनिंग स्किल, प्रश्नोत्तर विधि यहाँ पर आपकी चल रही है। क्लियर? अब इसके बाद हम आएंगे किस पे, समराइजेशन पे। समराइजेशन का मतलब क्या है कि यहाँ पर अगर आप दूसरे सब्जेक्ट देखेंगे तो यहाँ हम ब्लैक बोर्ड समरी या ब्लैक बोर्ड समरी की भी बात करते हैं। तो समरी जब आप लिख रहे हैं समराइजेशन, तो इसको याद रखिएगा सबसे पहले तो आप इसको किस में रखेंगे, पूरे के पूरे एक आप लाइन में इसको रखने वाले हैं। ठीक है, पूरे के पूरे लाइन में आप इसको जो है रखेंगे, ठीक, पूरा के पूरा उसको अंडर ब्रैकेट में। तो देखिए समराइजेशन में आपने जितनी चीज़ें बताई हैं आप उन सभी चीज़ों को क्या करेंगे, उन सभी चीज़ों को आप यहाँ पे तकरीबन 7 से 8 लाइन में आप उसको समराइज करेंगे। ठीक, जैसे मैंने कैजुरिना ट्री की यहाँ पे समरी लिखी है फर्स्ट स्टेंजा के बारे में जो हमने पढ़ी, तो क्या है वो, आवर कैजुरिना ट्री रिटन बाय तोरू दत्त एन इंडियन पोइटेस। इन दिस पोएम द पोइटेस सेलिब्रेट द मेजेस्टी ऑफ कैजुरिना ट्री दैट शी यूज्ड टू सी हर बाय हर विंडो, ठीक, एंड रिमेंबर हर हैप्पी डेज, चाइल्डहुड डेज स्पेंड अंडर इट एंड रिवाइव हर मेमोरीज विथ हर बिलवेड सिबलिंग्स। ठीक है, तो इसमें किस प्रकार से तोरू दत्त जी जो एक इंडियन पोइटेस हैं उन्होंने अपने जो चाइल्डहुड डेज है उसको रिकॉल करते हुए, उसको रिमेंबर करते हुए अपनी मेमोरीज को रिवाइव किया है। कैजुरिना ट्री को याद करते हुए किस तरीके से वहाँ पे उन्होंने अपने भाई बहनों के साथ जो अब इस दुनिया में नहीं है
उनके द्वारा बिताए गए पलों को क्या किया है, याद करते हुए इस पोइट्री को लिखा है। अब फर्स्ट उसमें पोइटेस किस प्रकार से कह रही हैं कि पोइटेस कह रही हैं कि जो क्रीपर है हैज़ वुंड इटसेल्फ, कि जो वो कैजुरिना ट्री है ना उस पर पूरा का पूरा क्रीपर जिसको कहते हैं जो गोल गोल चढ़ जाते हैं पेड़ों पे, क्रीपर हैज़ वुंड इटसेल्फ अराउंड द रग्ड ट्रंक ऑफ द कैजुरिना ट्री लाइक अ ह्यूज पाइथन, कि उसने जो है कैजुरिना ट्री के जो ट्रंक है उसको इस प्रकार से लपेटे हुआ है जैसे लग रहा है कि कोई जो है पाइथन जो अजगर होता है उसने क्या पूरे के पूरे ट्री को क्या किया हुआ है, घेरा हुआ है, जकड़ा हुआ है। द क्रीपर हैज़ लेफ्ट डीप मार्क ऑन द ट्रंक ऑफ द ट्री, मतलब कि जो क्रीपर है उसने इतना ज़्यादा उसको मतलब मजबूती के साथ पकड़ा है कि उस जो ट्री ट्रंक है कैजुरिना ट्री का उस पे क्या हो चुके हैं, लेफ्ट मार्क्स, उस पे जो है मार्क्स पड़ चुके हैं, नोचेस पड़ चुके हैं, उस पे दाग पड़ चुके हैं। ठीक, इस प्रकार से आप समराइजेशन तकरीबन 6 से 7 लाइन में कर देंगे। उसके बाद बारी आती है इवैल्यूएशन या रिकैपिटुलेशन की, मतलब अब आप यहाँ पे कुछ अपने क्वेश्चंस पूछेंगे। तो वाई इज द क्लाइंबर कंपेयर टू लार्ज पाइथन, की यहाँ पे आप पूछ सकते हैं कि क्लाइंबर को लार्ज पाइथन से क्यों कंपेयर किया गया है, ये क्वेश्चन आप बच्चे से पूछेंगे। विंडिंग राउंड एंड राउंड दिस सिंबलाइजेस, की जो कह रहा है कि राउंड एंड राउंड वो घूम रहा है, इसका क्या मतलब है, वो क्या सिंबलाइज कर रहा है। एक्सप्लेन द जिस्ट ऑफ पोयम, जितना आपने स्टैंजा पढ़ा उसके जिस्ट को ओन वर्ड्स में अपने खुद के शब्दों में उसको आप एक्सप्लेन करिए। आवर कैजुरिना ट्री वॉज रिटन बाय, और इसको लिखा किसने है। अब बारी आती है आपकी असाइनमेंट की, आपके होमवर्क की। तो राइट वन ऑफ योर चाइल्डहुड मेमोरीज इन योर ओन वर्ड्स, जैसा मैंने आपको बताया कि पहले वाले में भी कि जब भी आप असाइनमेंट का काम दें तो आप हमेशा इस चीज़ को ध्यान दें कि बच्चे के खुद के थॉट उसमें यूज़ होने चाहिए। रटने वाली चीज़ आप नहीं देंगे कि जो चीज़ लिखी हुई है उसको बस छापना है, ऐसा नहीं करना। ठीक, तो आपको ऐसा नहीं करना है, बच्चे के खुद के थॉट प्रोसेस को थोड़ा थोड़ा आपको समझना है, तो उसको ऐसी चीज़ें दीजिए जिसमें थोड़ी उसकी क्रिएटिव थिंकिंग लगे। ठीक है, वो अपने से कोई चीज़ों को बना करके लिखे, तो आप असाइनमेंट के रूप में कुछ भी दे सकते हैं। तो ये आपका पूरा कंप्लीट एक लेसन प्लान था, जैसा कि मैंने आपको बताया था। ये आपका पूरा कंप्लीट एक प्लान है, इसको आप अच्छे से ध्यान से देख लीजिए। और इसके बाद ही जो है इसके साथ जो है आपका ये जो है कंप्लीट होता है, जो लेसन प्लान का था, जो मैंने आपको जैसा कि बताया था। और जो मैं डिफरेंस की बात कर रही थी कि प्रोज में क्या अंतर होता है और पोइट्री में, तो जैसा ये आपका पोइट्री के लिए है तो सब कुछ सेम रहेगा, बस आप जब एम ऑफ स्टेटमेंट लिखेंगे, जहाँ आपने पोइट्री लिखी है वहाँ आप प्रोज लिखेंगे। इसके साथ ही जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ना, जनरल ऑब्जेक्टिव और स्पेसिफिक, वो थोड़े से बदल जाते हैं। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हर चैप्टर का अलग अलग होता है, जैसा आप लें, और स्पेसिफिक के अलावा जो जनरल है वो भी उसमें थोड़ा सा चेंज जाता है। जैसे आप रिसाइट करते हैं तो पोयम है, प्रोज को तो रिसाइट नहीं करते, तो प्रोज में बस जनरल ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा आपका क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। इस बात को, इस तथ्य को याद रखना है। इसके साथ ही जब आप यहाँ पे करेंगे तो पोयम की जगह आप प्रोज लिखेंगे, स्टैंजा की जगह पैराग्राफ 1 लिखेंगे, मॉडल रीडिंग करेंगे, इमिटेशन, जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, ये सारी चीज़ें, फिर क्वेश्चन आंसर, बाकी चीज़ें आपकी सेम ही रहती हैं, ज़्यादा कुछ उसमें डिफरेंस नहीं होता है। ठीक, तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी कर दें। इसके साथ ही जो है कि अगर आपका कोई डाउट रह गया हो, कोई ऐसा चीज़ है जो आपको नहीं समझ में आई हो, तो आप उसको हमको कमेंट करके बता सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।